नहीं बनना है। क्या बनना है? आज हम आप लोगों को फिर से ले चल रहे हैं उस निर्भया कांड की तरफ। उस निर्भया कांड जो बीत चुका है, आज फिर से एक बार वो सामने आ चुका है। हर निर्भया कांड के कई साल बीत चुके हैं, लेकिन वही वारदात एक बार फिर से दोहराई जा रही है। एक माँ और बाप थाने में ये याचिका लेकर पहुंचते हैं कि हमारे मोबाइल पर ये फ़ोन आता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और कहीं ना कहीं तबीयत खराब होने के पहले या ये फ़ोन आने के पहले हमारे घर में ये आशंका बनी रहती है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, और हम जानने का प्रयास ही कर रहे थे। तभी हमारे मोबाइल पे ये फ़ोन आता है, ये एसएमएस आता है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है। अब ये जानने के लिए हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ के डॉक्टरों से हम कहते हैं कि हमें हमारी बेटी से मुलाकात करवाइए। फिर वहाँ के डॉक्टर साहब ये बोलते हैं कि आप बैठिए, पानी पीजिए, आपकी बेटी से कुछ पल में, अभी कुछ देर में मुलाकात करवा दी जाएगी। वो कहते हैं वो माँ बाप कि हम बैठ जाते हैं, और हमें बैठे लगभग 3 घंटे हो जाते हैं, और 3 घंटे से उन माँ और बाप का कोई हाल नहीं लेता है। वहां से लोग आते जाते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं, लेकिन उन माँ और बाप जो बैठे होते हैं 3 घंटे से, उनकी कोई खबर नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है कि कब से बैठे हैं। अचानक से एक व्यक्ति आता है, उनसे कहता है कि आप समझौता कर लीजिए, और कहे तो ये मामला बैठा लीजिए। जब उनके कानों में ये आवाज जाती है कहीं ना कहीं कि ये मामला बैठा लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो अवाक रह जाते हैं। और वहां से वो अपनी बेटी को जब देखते हैं तो अर्धनग्न अवस्था में उनकी बेटी होती है, जो देखकर कहीं ना कहीं बिल्कुल अवाक रह जाते हैं। आंखों से निकलता हुआ ब्लड, मुंह से निकलता हुआ ब्लड, शरीर बिल्कुल नाखूने से नोची हुई है, गुप्तांग से निकलता हुआ ब्लड, पैरों की हड्डियां टूटी हुई थी, पैरों की एड़ी फटी हुई थी, गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थे, हाथ, ये नाखून होते हैं, हाथ के सारे नाखून फटे हुए होते हैं, सिर में भयानक चोट होती है। कहीं ना कहीं उस लड़की को इस तरह से नोचा हुआ होता है जिसे गिद्धों की तरह नोच लिया जाता है। हर माँ और बाप के माइंड में एक सपना चलता है कि मेरे एक बेटी है या बेटा है, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे, पढ़ाने लिखाने के बाद में डॉक्टर बनाएंगे या कोई सिविल सर्विस की तैयारी कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जब खबर आती है तो उनका पूरा सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है। नमस्कार, मैं रामराज। आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है कोलकाता की। एक हॉस्पिटल होता है, उस पे एक ट्रेनी जो डॉक्टर होती है वो जॉब करती है, और उसकी उम्र लमसम 31 साल के आसपास होती है, और उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी लग जाती है। नाइट शिफ्ट ड्यूटी के दौरान वहां काम करती है, उसके साथ 2 और कर्मचारी काम करते हैं। काम करने का सिलसिला जारी रहता है, और एक दिन वो तारीख आती है, जो तारीख थी 8 तारीख, वहां उस रात को भी उसकी ड्यूटी लगती है। और कहीं ना कहीं जब कोई बहन बेटी की रात में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, तो उनके माँ और बाप को ही उनके माइंड में एक अजीब तरह की सोच चल रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहन बेटियों के लिए नाइट शिफ्ट की ड्यूटी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसी बीच उस डॉक्टरनी के माँ का फोन आता है, और बात करते करते वो कहती है कि मैं एक राउंड लगा आती हूँ, तब मैं बात करती हूँ, तब तक के लिए आप फोन रखिए। इतना कह करके वो जाती है, एक राउंड लगाती है, और राउंड लगाने के बाद आती हैं। उनके साथ में जो 3 और कर्मचारी थे, उनके साथ बैठकर रात में लमसम 1 बजे खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद में उन तीनों कर्मचारी से ये कहते हैं कि मैं ऊपर वाले तीसरे फ्लोर पे जाती हूँ, वहां एक सेमिनार हॉल है, उसमें जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तब तक का आप लोग देखिए। अब इतना कह करके वो ऊपर सेमिनार हॉल में चली जाती है आराम करने के लिए। अब इतने में होता क्या है, एक संजय राय नाम का एक व्यक्ति होता है, वो अक्सर उस हॉस्पिटल में आया जाया करता था। वो 12,000 रुपए की पर मंथ के हिसाब से एक कहें तो पुलिस सहायक के पास में नौकरी किया करता है, जिसकी सैलरी लमसम महज 12,000 रुपए की आसपास में होती है। और वो कहीं ना कहीं पुलिस की टी शर्ट पहने हुआ करता है, जिस पर लिखा रहता था कोलकाता पुलिस। उस हॉस्पिटल में वो कहीं भी आया जाया करता था, उसे कोई रोक टोक नहीं होता है, इसलिए
कि उसकी बॉडी फिटनेस थोड़ी अच्छी होती है और वो बॉक्सिंग किया करता है, इसलिए उसकी बॉडी फिटनेस अच्छी होती है और इसी कारण उसे कोई रोकता और टोकता नहीं है, वो कहीं भी आया जाया करता था। एक दिन की तारीख वो आती है कि जब वो लमसम 1 बजे के आसपास वो हॉस्पिटल में जाता है और हॉस्पिटल के उस वार्ड तक जाता है जहां वो डॉक्टरनी सब काम कर रही थी और वहां जाता है। घूमने टहलने के बाद में रात में लमसम 1 बज रहे थे। हॉस्पिटल के बाहर निकलता है, जो रिसेप्शन होता है वहां पर वो खड़ा होता है और घूमता टहलता है। उसके बाद हॉस्पिटल के सबसे पीछे वाले वार्ड में जाता है, वहां जाता है, कुछ स्मोकिंग करता है, फिर ड्रिंकिंग करता है। लोगों के मुताबिक ये बताया गया कि अक्सर वो अपने फोन में पॉर्न जैसी मूवी देखा करता था, गंदी पिक्चरें देखे करता था और एक ऐसा घिनौना कृत्य देखा क्या करता था जो बेहद गंदी तरीके से उसमें यौन उत्पीड़न किया जाता था। वो अक्सर वो पिक्चर देखा करता था। उस दिन भी वो यही कृत्य करता है, जाता है सबसे पीछे, पहले स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, फिर यौन उत्पीड़न की कुछ वीडियोस फोन में देखता है। देखते देखते उसको लमसम रात के 2 बज जाते हैं। इसके बीच वो आता है और जहां वो लेडी डॉक्टरनी जहां आराम करने के लिए तीसरे फ्लोर पे जो वार्ड था उसमें जहां वो आराम करने के लिए गई थी वहां वो जाता है वो बंदा। उसके बाद में 45 मिनट तक उसके साथ क्या करता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और कहीं ना कहीं उस लड़की पे ये जो संजय राय होता है भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये अक्सर बॉक्सिंग किया करता था। उस लड़की के साथ बॉक्सिंग करता है, वो लड़की से जीत नहीं पाती है। वो 45 मिनट तक उसके साथ वो कृत्य करता है, वो मनचाहा अपना कृत्य करता है। इतना घिनौना कृत्य करने के बाद में वो 45 मिनट के बाद यहां से निकल जाता है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि जो मैंने ये कृत्य किया है ये किसी को पता नहीं चलेगा। संजय राय होता है अपने घर चला जाता है, वहां जाके सो जाता है। अब इस हॉस्पिटल में 9 बजे जो 8 बजे वाली 8 तारीख वाली रात जो गुजरती है और 9 तारीख आती है, उसमें एक कर्मचारी जाता है उस वार्ड में, देखता है तो एक महिला डॉक्टरनी की लाश होती है और वो खून से बिल्कुल लथपथ होती है। देखने के बाद वो बिल्कुल चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसके आसपास और जो कर्मचारी होते हैं वो पहुंच कर आते हैं, उसके पास पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो कहता है कि देखिए इस वार्ड में एक महिला डॉक्टरनी है, उनकी लाश पड़ी हुई है। उसको देखने के बाद में सब लोग बिल्कुल अवाक रह जाते हैं। पुलिस आती है, इस मामले की गिरफ्तारी करती है, लाश पोस्टमार्टम जाती है। उसके बाद ये छानबीन किया जाता है कि ये किसने, ये कृत्य जो है ये किसने किया है। खोजने के बाद ही वहां उस इंसान का एक बिल्लो तूत मिल जाता है और बिल्लो तूत से ही पता लगाया जाता है। तो इसमें पता लगता है कि ये जो जिसने ये कृत्य किया है संजय राय होता है। अब संजय राय की खोज की जाती है, पुलिस उसको फोन करती है या पकड़ती है। उसको जब बुलाती है तो कहीं ना कहीं यहां से गया होता है और जो इसके शरीर पे जो कपड़े पे खून के धब्बे लगे हुए थे उसको साफ कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने जूते पर के जो इस पे जूते पे खून की छींटे पड़ी हुई थी उसे नहीं सफा कर पाता है। और इस मामला को पुलिस तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये खून का जो धब्बा होता है इसका बहुत बड़ा अहम भूमिका होती है और यही पुलिस तक पहुंचा देता है इस मामले को और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में इसे पूछा जाता है, बहरहाल के लिए इसके फोन में चेक किया जाता है तो देखा जाता है कि इसके फोन में उस रात भी इसने पोर्न मूवी भी देखी थी। अब इस मामला को जब हाई कोर्ट में दर्ज करवाया गया तो इस मामला को काफी जोर से एक्शन लिया गया और हाई कोर्ट और जो उस लड़की के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि इस मामला की जल्द से जल्द जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। पहले तो हाई कोर्ट ये कहता है कि इस मामले की जांच 7 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी, यानी कि 9 तारीख के मामला है और 17 तारीख के आसपास तक हो जाएगी। फिर घर वाले के ज्यादा कोशिश करने के बाद में वहां की जो सीएम होती हैं ममता बनर्जी ये आती हैं और उनके घर पे जाती हैं, उनको दिलासे दिलाते हैं कि ये मामला की जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और
कौन कौन इस मामले के साथ में था, उनका जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा। घर वालों की काफी कोशिश करने के बाद में वहां ये कहा गया है कि ये मामला की जांच सिर्फ महज 5 दिन में की जाएगी। अगर जो 5 दिन में पूरी जांच नहीं हो पाती है तो ये मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, इस मामले की पूरी जांच कैसे होती है, हमारे देश की, जिस देश में ये कृत किया गया है उस देश की खुद एक महिला सीएम होते हुए उस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर स्वयं नहीं सुरक्षित हैं, तो हम लोगों को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ डॉक्टरों की सड़क पे मीटिंग हुई और धरना प्रदर्शन हुआ कि जब हम खुद सुरक्षित नहीं हैं तो हम लोगों को, औरों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस कहानी का मेन उद्देश्य हमारे सुनाने का यह था कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। धन्यवाद।